अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वक्त के साथ में मैं हूं आपकी होस्ट खूबसूरत। व्यूअर्स, आज के जो हमारी गेस्ट हैं वो यकीनन ख़वातीन की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। उनको उन्होंने टीवी पे देखा होगा, लाइव प्रोग्राम्स में आती हैं, बहुत सारे टोटके देती हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ बताती हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। हमारे साथ आज मौजूद है मिसेस जुबैदा तारिक। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। इतने बिजी शेड्यूल में से आपके लाइव प्रोग्राम्स भी होते हैं, वैसे रिकॉर्डेड भी होते हैं, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बस बेटा, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने मुझे ये इज्जत और ये एजाज़ बख्शा कि इतने बड़े बड़े लोगों के नाम जब मैंने सुने तो मैंने कहा कि फिर मेरा बीच में क्या हिस्सा। मैं तो पकाने वालों में से हूँ, लेकिन हर फील्ड में स्पेशलिटी होती है, तो आपकी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं। लेकिन क्यों नहीं आप हमारी गेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और ये है कि जो मैं तो कहती हूँ, जो भी काम करो अच्छे तरीके से करो, चाहे कोई भी हो, उसको इज्जत समझ के करो, तो उसमें काम में निखार भी आता है, लोग इज्जत भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। अच्छा आपा, आज का हमारा जो प्रोग्राम है व्यूअर्स के इसलिए थोड़ा डिफरेंट होगा कि हम आज से आपसे कोई रेसिपीज या टोटके नहीं पूछेंगे, बल्कि आज हम अपने व्यूअर्स को आपके बारे में बताएंगे। कम्प्लीटली हम आपके बारे में बात करेंगे कि कैसे आपके पास इतना सारा नॉलेज है। आपके सामने मैंने देखा है प्रोग्राम्स में, आपके देखती हूँ, कोई भी मसला कॉल पे लाइव आ जाए तो आपके पास उसका सोल्यूशन मौजूद होता है। तो किस तरह ये इतना नॉलेज, ये एक्सपीरियंस से आया है, रीडिंग करती है, कैसे आया? तजुर्बे से भी आता है बेटा। जब नौकरी आदमी करता है तो उसमें फ्लो आता जाता है काम में। लेकिन मेरा हिसाब ये था कि हमारा घराना, हम 10 बहन भाई थे। पार्टीशन के वक्त अम्मी हैदराबाद दक्कन से आई थी, लेकिन अम्मी, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इंटर में आई थी तो मेरी शादी हो गई। लेकिन अम्मी ने कुछ तरबियत इस तरह से की कि डिग्रियां बहुत पीछे रह गई, तरबियत आगे आ गई। कुछ ये बात थी। लेकिन जब काम करना पड़ा, मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं 50 साल के बाद बाहर आई काम करने के लिए। जब मेरे बच्चों की शादियाँ तकरीबन, बेटी की तो हो गई थी, बेटे की होने वाली थी, और मेरे लॉज मेरे साथ थे, मेरे ताया ताई, मेरे सास ससुर थे, मेरे साथ रहते थे। तो मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो एक बाहर के काम करने वाली ख़वातीन में होता है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था। घर ही पे रही, खाने पकाती थी, दावतें भी करती थी। फिर हुआ ये कि मेरे मियाँ मल्टीनेशनल कंपनी में थे, तो जो दावतें होती थी उसमें जो लोग आते थे वो हैरत ज़दा होते थे कि ना कोई हेल्पर, ना कोई केटरिंग, ना कोई कुछ। मैं खुद ही अकेले सब मेज़ लगाना, सर्व करना, काम करना। और 17 डिशेस भी बने हुए हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, ये भी हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम जब एक एडवाइजरी सर्विस शुरू करेंगे, डालडा एडवाइजरी सर्विस, तो हम आपको लेंगे। मैंने कह दिया, भैया मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। कहेंगे नहीं, सिर्फ हमें आपका काम चाहिए। बस वो मैं निकली और मुझे काम मिला। मैंने किताबें लिखी, फिर मैंने उनके शोज़ किए, फिर उनका बहुत काम किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब वो पॉलिटिक्स दफ्तर में आ जाती हैं, तो जिनको, मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो सब जो डीलिंग होती थी वो मेरे बस से बाहर थी। तो फिर मैंने रिज़ाइन किया, फिर मैंने नेशनल फूड में काम किया। इस तरह से काम कर कर के मुझ में ज़रा हिम्मत आती गई, कॉन्फिडेंस आता गया कि हाँ मैं काम कर सकती हूँ। और ये काम खाना पकाने का ही था जिसको मैंने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। क्योंकि देखो, आजकल मसरूफ़ ज़िंदगी में किसी के वक्त नहीं है कि आप 4-4 घंटे हंडिया भूनें, किसी के पास टाइम नहीं है। सब कुछ ना कुछ अपनी मसरूफियत में है। तो आप खाना पकाओ, लेकिन उसको ऐसा पकाओ कि वो अच्छा भी पके और कम वक्त में पके। मैंने वो कोशिश की और वो कामयाब हुई उसमें। और आपा, टीवी पे कैसे आपका प्रोग्राम पहला कौन सा था, किस तरह? पहला मैंने डालडा का दस्तरखान मैंने ही शुरू किया तकरीबन। एग्जैक्टली, पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कुकिंग का। लेकिन जब वो शुरू हुआ, वो प्रोग्राम बहुत पसंद किए गए, अच्छे तरीके से किया। क्योंकि मैं जैसे घर में रहती हूँ वैसी मैं प्रोग्राम में रही, मैंने कभी अपने आप को बदला नहीं। मैंने देखा, अभी हम लोग आए हैं तो आपा ने सिर्फ जरा सी पफिंग करवाई, कोई मेकअप नहीं मुझे वो नहीं है कि मैं बाल करवाऊँ और साथ बिल्कुल आज तक मैंने बाल भी नहीं बनवाए। ये तो मुझे जाना था तो मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, वरना मैं बहुत सी दफ़ा प्रोग्राम में बगैर मेकअप के आई हूँ। मुझे कुछ नहीं है भाई, मेरा जो काम है उसमें लोग चेहरा नहीं देखते, उसमें काम देखते हैं, उसमें सालन का रंग देखते हैं, मेरा रंग नहीं देखते कि मैं कैसी आ रही हूँ। तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, ना मैं कॉन्शियस हूँ इस मामले में, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं देखती हूँ ख़वातीन 8-4 घंटे बाल बनवाती हैं सिर्फ कुकिंग प्रोग्राम के लिए। मैं हैरान हूँ कि भाई हम खाना पका रहे हैं,
हाँ, अच्छा आप ये बात बताएं कि आपके इतने सारे फैंस हैं, ठीक है, आप ऑब्वियसली कहीं जाती आती होंगी, शॉपिंग पे चली गई कहीं, खवातीन रुक रुक के पूछती हैं, कैसा लगता है? अच्छा भी लगता है बेटा, बहुत अच्छा लगता है। यकीन भी नहीं आता कि एक खाना पकाने के प्रोग्राम से लोग इतना पसंद करते हैं, इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं। बहुत अच्छा लगता है और बाज़ वक्त तो रोना भी आ जाता है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे क्या से कहाँ शोहरत दे दी कि जहाँ जाती है सब जानते हैं। और पहले ये था कि बड़े बहन भाइयों के नाम से पहचानी जाती थी कि भाई ये बजिया की बहन है, ये अनवर मकसूद की बहन है। उस वक्त भी बहुत खुशी होती थी कि अपने बहन, लेकिन अब अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं तो अच्छा लगता है कि अपनी मेहनत रायगा नहीं गई। अच्छी नीयत से कोई भी काम करो, मैं कहती हूँ झाड़ू भी दो, उसमें भी अगर अच्छी नीयत है तो अल्लाह मियाँ उसमें भी बरकत देगा। अच्छा, आपने जैसे भी बताया कि अनवर मकसूद साहब आपके भाई हैं, सुरैया बजिया आपकी सिस्टर हैं और यकीनन ये सारे व्यूअर्स जानते भी हैं, तो माशाल्लाह इतनी अच्छी तरबियत हुई आपकी, उन दोनों का भी इतना अच्छा नाम है, आपने भी इतना अच्छा नाम बनाया, तो कौन सी एक ऐसी आप चीज़ बताएंगी जो आप समझती हैं कि आपकी तरबियत में बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिसकी वजह से आप आज ये बनी हैं या आपके भाई बहन बने हैं? मेरी अम्मी ने सिर्फ एक ही बात हम सबसे कही थी कि बेटा जिंदगी में अच्छे बुरा वक्त सब पे आता है, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप सोने का निवाला खाएं, कभी आपको धूप में बैठ के रोटी पकानी भी होगी, लेकिन बर्दाश्त रखो और हमेशा पॉजिटिव सोच लेके चलोगी तो अल्लाह मियाँ ज़रूर तुम्हें अच्छी राहें निकालता रहेगा तुम्हारे लिए। और वही हुआ कि हम सब बहन भाइयों में बर्दाश्त बहुत है, बहुत तकलीफ़ें भी उठाई सब बहन भाइयों ने। कि हम छोटे छोटे थे, हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया था और कोई बड़ा घर पे सर पे नहीं था, सब बहनों ने हमको सपोर्ट किया, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन हमने अम्मी को कभी रोते नहीं देखा, अम्मी को कभी बैन करते नहीं देखा, अम्मी को हमेशा पॉजिटिव सोच लेके, जबकि अम्मी कभी स्कूल नहीं गई थी, कभी अम्मी ने कोई ऐसी तालीम बाहर जाके हासिल नहीं की थी, लेकिन अम्मी को दीवाने हाफिज हिफ्ज़ था, दीवाने गालिब हिफ्ज़ था। अम्मी इस तरह की उनमें काबिलियत थी और अम्मी ने इस तरह से हम लोगों को लेके चली हैं कि जैसे 6 मर्द एक जगह और माँ और नानी एक जगह। अच्छा, हाँ, इतनी हिम्मत उनमें, और वही हिम्मत सब बहनों में आई, सबने सबको देखा तो वही हिम्मत आई और जो भी काम किया अम्मी बकौल अम्मी के बस पॉजिटिव सोच रखोगी तो ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिलेंगी। और आप रीडिंग करती हैं? थोड़ी बहुत करती हूँ, जब वक्त मिल जाता है बेटा। रात के 12 बजे तो बिस्तर पे जाती हूँ और बिस्तर पे जाते ही टेलीफोन बजता है कि गैस हो गई है और कल कोफ्ते बनाने हैं और कल हलवा बनाना है, तो हमें बता दें। कभी कभी रात के 2-2 बजे टेलीफोन आते हैं और मैं इसलिए मोबाइल खुला रखती हूँ कि कभी बजिया को ज़रूरत होती है, बजिया कोई बात करना चाहे, बजिया की अकेली हैं बजिया, तो इसलिए खुला रखते हैं। लेकिन मुझे वो नंबर देखने नहीं आते, तो जो भी करता मैं फड़क सानी उठा लेती हूँ। अच्छा। तो फिर मुझे जवाब देना होता है। और वैसे फारिग वक्त में क्या करती हैं जब शूट नहीं होता? वैसे तो बहुत कम होता होगा। घर में मेरे पोते हैं 2, उनके साथ खेलती रहती हूँ, मेरी बहू मेरे साथ है, मेरा बेटा भी कुकिंग करता है, जायका पे आता है। अच्छा, उसको भी शौक है, वो मेरे साथ बचपन में बहुत रहा बावर्ची खाने में, तो उसको पकाना आ गया। बेटी को इतना नहीं, बेटी को किताब का शौक, पढ़ने का शौक। अच्छा, ये बताएं, इतनी सारी रेसिपीज आप बनाती हैं माशाल्लाह, आपको देखते हुए मुझे इतने साल हो गए, तो ये हर बार नई रेसिपी लाना और ये इतनी सारी रेसिपीज कहाँ से आती? खाने तो यूजुअली अगर देखा जाए तो कुछ मेन होते हैं। नहीं, खाने में वेरिएशंस करना पड़ते हैं। आप एक सब्जी आप कई तरीके से बना सकते हैं, तो उसमें वेरिएशन जब आती है वो चीज़ देखने वालों को नई लगती है। जाहिर है हमारे तो रेटे पिटे खाने होते हैं ना, कुछ हाँ एक से डिशेज होती हैं, लेकिन अब जब लोगों ने, जैसे मुझे इंटरनेट नहीं आता है, मैंने आज तक इंटरनेट से कोई रेसिपी नहीं ली है, बिल्कुल मुझे आते ही नहीं ना, मुझे देखना नहीं आता, करना नहीं आता। लेकिन अगर मुझे चैनल वाले देते हैं इंटरनेट से निकाल के, तो मैं उसको अपनी तरफ से वेरिएशन दे देती हूँ कि मैं इंटरनेट की नहीं करूँगी, क्योंकि वो उसमें वो चीज़ें होती हैं जो हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मसलन बेल पेपर है कि बाज़ औक़ात मैंने टीवी प्रोग्राम्स में देखा है कि वो ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं जिनका ना आपने कभी नाम सुना है, नहीं, और ले भी नहीं सकते सब्जी वालों के पास, या तो फिर एक्सपेंसिव। हाँ, ले भी नहीं सकते। बेल पेपर आप अगर 8-8 बेल पेपर बता रहे हैं, एक बेल पेपर 200 की है, तो कौन लेगा? हमें तो उस तबके के लिए, हमें जो तबका देखता है वो तबका हमारे जैसा है, मिडिल क्लास तबका है। अब जो हाई क्लास है वो तो अपने सर्वेंट्स को टीवी दे देते हैं, वो नहीं देखते। लेकिन अब मैं जब बाहर जाती हूँ और बहुत ज़्यादा हाई क्लास के लोग भी
मेरा प्रोग्राम देखते हैं और पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट खूबसूरत और आपके लिए लेकर आई हूं वक्त के साथ का एक नया एपिसोड। व्यूअर्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, तो मैं आपको सब तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ कुछ बताती चलूं। सिंध के सूबाई वजीर खेल हैं, बहुत ही अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इसके साथ साथ MPA भी हैं, और मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब की। तो आइए उनके घर चलते हैं और देखेंगे कि दिन का आगाज कैसे करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमेशा आपके बारे में बहुत सुना है, पहली बार आपसे मिलने का मुझे मौका भी मिला है। नहीं, बहुत खुशी है कि आप लोग तशरीफ लाए और इंशाल्लाह अच्छी बातें करेंगे, जिसको देखने वाले भी सुनकर खुश होंगे। लेकिन आ गए हम। नहीं, इतनी ज्यादा देर थी तो अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना कोई ज्यादा डिले नहीं समझा जाता। अच्छा। आधा घंटा कोई बात नहीं, तो आई थिंक यू आर इन टाइम। अच्छा, और आप मेरा चूड़ीदार पजामा देख के डर गए कि? मैं तो घबरा गया आपका ये पजामा देखकर। मैं तो पहले ही समझा कि कोई चोट वोट सख्त लग गई है, दोनों पैरों में पट्टियां बंधी हुई हैं आपके। तो मैंने कहा लो भाई, अस्पताल में भी काम करो, अब घर में भी काम करो। मगर फिर आपने मुझे बताया ये तो चूड़ीदार पजामा है और कल ही लखनऊ से आया। अच्छा सही। अच्छा, दिन कैसे शुरू करते हैं? दिन शुरू करते हैं, सो के उठते हैं तो जाके टूथब्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, अपनी शक्ल आईने में देखते हैं सही है, और फिर शेव करके रेडी होके फिर नाश्ता करते हैं। और नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है क्योंकि टाइम भी हो गया है, तकरीबन आज तो 10 बजा दिए आपने सुबह के। अच्छा। मैं तो 9 बजे नाश्ता करता हूँ। सही, तो इसका मतलब चले हम टेबल की तरफ और हम साथ बिल्कुल जी, नाश्ता रेडी है। वहाँ पर सारे मेरी वालदा, बहनें और ब्रदर इन लॉ सारे मौजूद हैं। हम लोग रोजाना सुबह सब मिलजुल कर ही नाश्ता करते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, हमारे साथ रहिए। हम जा रहे हैं डाइनिंग टेबल की तरफ और वहाँ पर इनकी फैमिली के कुछ लोग मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे और इनके साथ नाश्ता करेंगे। आइए चलते हैं जी। हम आके बैठ गए इस वक्त डाइनिंग टेबल पर, और यहाँ पर कौन कौन मौजूद है डॉक्टर साहब हमें बताएं। ये तो मैं ही बताऊंगा, आपको तो पता ही नहीं है कि कौन कौन मौजूद है। बिल्कुल। आपके साथ बैठी हुई मेरी छोटी बहन रजिया हाशमी, उनके साथ बैठे हुए उनके हस्बैंड सईदुद्दीन हाशमी, जो रबर इंजीनियर है। अच्छा। और इंग्लैंड से ट्रेनिंग की है इन्होंने, और ये जनरल टायर्स वगैरह में पहले काम करते थे। अच्छा। और बहुत बड़े अपनी फील्ड के माने हुए स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में। ये मेरी बड़ी बहन है सईदा परवीन, ये जज से अभी रिसेंटली रिटायर हुई हैं। शी वॉज एडिशनल सेशंस जज इन कराची। और ये हमारी अम्मी है जो कि 90 नॉट आउट पर बैटिंग कर रही हैं इस वक्त, बॉर्न इन 1922। अच्छा, अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? और आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। हमने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आपके नाश्ते को? जी नहीं, बहुत खुशी है आप लोग आए, रौनक बख्शी। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या खाते हैं आप नाश्ते में? जो मिल जाए, करेले के अलावा मैं हर चीज खाने को तैयार होता हूँ। अच्छा जी, बस दैट इज द ओनली थिंग विच आई कैन नॉट टेक। लेकिन आमतौर से पराठा और ऑमलेट इस तरह का, या बॉइल्ड एग, तो फिर स्लाइस टोस्ट वगैरह, बस सीधा साधा नाश्ता होता है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो आप लोग प्लीज सब नाश्ता शुरू करें। बिल्कुल। आप क्या खाती हैं नाश्ते में? मैं तो अंडा ऑमलेट खाती हूँ। अंडा ऑमलेट तो आ गया, ये आ गया, कहते ही आप क्या आ गया, देखा। इतना कम खाएंगी तो और स्लिम हो जाएंगी आप। नहीं, मैं इतना ही खाती। अच्छा, इतना ही खाती हैं आप। मैं भी लेता हूँ इसमें से। आप क्या लेंगे आंटी? अच्छा, और माशाल्लाह आप भी बहुत एजुकेटेड हैं, जैसे इन्होंने बताया हमें। माशाल्लाह, मैं एमएड हूँ अलीगढ़ की। अच्छा। और डायरेक्टर से एज ए डायरेक्टर एजुकेशनल रिसर्च इंटरमीडिएट बोर्ड से रिटायर हुई। वाह, तो आपने खुद माशाल्लाह उस जमाने में इतनी एजुकेशन हासिल की, बीइंग अ लेडी, तो आपने शादी के बाद पढ़ा। अच्छा, शादी के बाद पढ़ा आपने? मैट्रिक थी जब शादी हुई। और ये अच्छा। पाकिस्तान की पहली मास्टर ऑफ एजुकेशन थी, क्योंकि जब हम लोग पाकिस्तान आए इंडिया से 1956 में, तो कराची यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ एजुकेशन, जिसको MED कहते हैं, वो ये डिग्री नहीं होती थी यहाँ पर, पढ़ाई क्लासेस ही नहीं होती थी, ना पंजाब में कहीं होती थी। तो ये पहली मास्टर ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान की। अच्छा, तो शादी के बाद कैसे शौक हुआ कि अच्छा अब पढ़ना है? बच्चे हो गए उसके बाद या पहले? बच्चे हो गए। अच्छा, फिर आपने कंटिन्यू की अपनी पढ़ाई? मुझे एक फीलिंग ये होती है कि जो काम करना है उसे कर दो। अच्छा। टालो नहीं।
तो और जिसमें फ़ायदा हो वो काम करो। तो इसमें फ़ायदा था कि मैं एजुकेशन हासिल करूं, लिहाजा मैंने शादी के बाद, बल्कि बच्चों के बाद, 3 बच्चे हो गए थे, उसके बाद मैंने इंटर किया अच्छा। अलीगढ़ से। हाँ। उसके बाद बीए किया था मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने एलटी किया मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से दोबारा। उसके बाद मैंने एमएड किया। अच्छा, जी, तो जाहिर अब बहुत सारी एजुकेशन ले ली आपने। एमएड के बाद तो कुछ है ही नहीं। आपने कहा बस चले। दैट वाज द लास्ट डिग्री। माशाल्लाह इज द माशाल्लाह। लास्ट वन। अच्छा, और अब ये इतने बिजी हैं तो किस तरह आप लोग साथ वक्त गुजारते हैं? आते हैं, मिलते हैं रोजाना, आपसे नाश्ता साथ करते हैं? कभी साथ करते हैं, कभी बहुत जल्दी में होते हैं, अच्छा। तो मैं कह देती हूँ अच्छा बेटा कर लो, थोड़ा सा खा लो, क्योंकि नहीं खाएंगे तो बिल्कुल भूखे ही रहेंगे। तो मैं कह देती हूँ खा लो बेटे, ये होता है माँ का दिल। खिला कर भेजेंगी। खिला के भेजती हूँ। इनकी सिस्टर से हम लोग बात करते हैं। अच्छा, आपने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हायर एजुकेशन हासिल की, उसके बारे में हमें बताएं थोड़ा। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इंटर का इम्तिहान दिया था सिर्फ। अच्छा। मेरे अब्बा चाहते थे कि क्योंकि मैं सबसे बड़ी औलाद थी अपने वाले साहब की, तो वो चाहते थे मैं बहुत पढ़ूं। अच्छा, और आप लोग 3 बहनें और 1 भाई जी। तो 2 बहनें तो मौजूद हैं, तीसरी कहाँ है? तीसरी बहन डॉक्टर हैं, वो लाहौर में हैं। अच्छा। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और उनके सास ससुर भी डॉक्टर हैं। अच्छा। वो सब एक डॉक्टर फैमिली है, लेकिन वो वहीं रहती हैं, वहीं प्रैक्टिस करती हैं। और कानपुर कभी-कभी के यहाँ डॉक्टर आती अब्दुल समद का खानदान। हैं। जी, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और जो पुराने लोग होंगे, हाँ। यानी कि जिनकी उम्र 70-80 साल होगी और अगर उनका ताल्लुक कानपुर से होगा, हाँ। तो यकीनन एक डॉक्टर को जानते होंगे। एक ऐसा डॉक्टर कानपुर ने पैदा किया था जिनका नाम था डॉक्टर अब्दुल समद। अच्छा। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग डॉक्टर हाँ। थे। तो वो ओनली जीपी, एक एमबीबीएस थे सिर्फ, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट थे एमबीबीएस में। लेकिन इतना काबिल डॉक्टर के कानपुर क्या पता नहीं कौन कौन से शहरों से मरीज उनके पास जाते थे। और आज फिर वो पाकिस्तान आ गए और यहाँ पर बंदर रोड पर एक जगह उसको कहते हैं सईद मंजिल। तो सईद मंजिल पर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे एज ए जीपी। तो एक फरलांग की लाइन लगी होती थी उनकी क्लिनिक के आगे, एक फरलांग की लाइन मैंने खुद देखा है। इतनी, अब तो बेचारे दुनिया में नहीं है डॉक्टर अब्दुल समद साहब, लेकिन जो पुराने लोग हैं इंडिया के, लखनऊ का भी रहने वाला बाशिंदा होगा ना, वो बता देगा हाँ कानपुर में एक डॉक्टर अब्दुल समद होते थे। अच्छा। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। जिस पेशेंट को देखते थे वो सही हो जाता था। खतरनाक से खतरनाक बीमारी वाले को भी पता नहीं कौन सी दवा देते थे, वो भी सही हो जाता था। अच्छा। बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी हुई थी और इसीलिए वो पूरी इंडिया में मशहूर हो गए। दूर दराज इलाकों से राजा महाराजा इस तरह टाइप के लोग उनके पास आया करते थे और उनका इलाज करते थे। बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप देते थे, अपने पैसे से पढ़वाते थे, लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादियां करवाते थे। इस तरह के उनका फिल्म बहुत बड़ा एक रोल था, इसलिए भी वो वेल नोन थे। लेकिन व्हाट अ डॉक्टर, बहुत जबरदस्त डॉक्टर थे। मुझे बड़ी खुशी है कि वो इंडिया में नहीं रहे और उन्होंने वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए। और अभी भी यहाँ लालू खेत लियाकताबाद 10 नंबर पर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो चलते चलाते बना गए थे और आज भी वो चल रहा है। अच्छा। और बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। फ्री ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर। मेनली वो गायनेकोलॉजी का हॉस्पिटल है और वो डॉक्टर समद ने उसकी संगे बुनियाद रखी थी और वो अभी तक चल रहा है। तो ग्रेट डॉक्टर समद। तो उनका जो नवासा है उनसे शादी हुई मेरी छोटी अच्छा, बहन आपकी की, बहन की। इसलिए हम डॉक्टर समद का जिक्र कर रहे हैं जो लाहौर में है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट खूबसूरत और आपके लिए लेकर आई हूँ वक्त के साथ का एक नया एपिसोड। व्यूअर्स, आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट के बारे में मैं आपको बताती चलूं। इन्होंने क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी। जब भी खेला बहुत उम्दा खेला। इसके बाद इन्होंने शोबिस की इंडस्ट्री में भी बहुत सारा काम किया और करंटली चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन खान साहब की। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं वो सारी चीजें जो कि आप नहीं जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने हमें इंटरव्यू देने के लिए टाइम निकाला। प्लेजर इज माइन जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग तो अच्छे। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, दिन कैसे शुरू होता है, कहाँ अपना वक्त गुजारते हैं? बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैं आई लव माई होम। मुझे अपना घर बहुत, जैसा भी मेरा छोटा सा घर है, मुझे घर बहुत पसंद है।
तो मैं जब कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो आई स्टे एट होम। मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा टेलीविज़न मेरे साथ है, तो टेलीविज़न मुझे काफ़ी मेरा एक पास टाइम है। अच्छा। बड़ा अच्छा दोस्त है टेलीविज़न। तो ज़रूरी काम होती है तो बाहर जाता हूँ, जैसे मैंने कहा सिलेक्शन के हवाले से, तो उसके में जो काम आते हैं उसमें बिजी होता हूँ। अदरवाइज कभी कभी फ्रेंड्स के पास भी, रिलेटिव्स के पास मिलने जाता हूँ, लेकिन जस्ट नॉर्मल, कोई ऐसी खास बात नहीं। अच्छा, फैमिली आपकी यहीं कराची में रहती है? बिल्कुल, मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वाइफ मेरे साथ है, हम यहीं रहते हैं और अल्लाह का बहुत करम है। टीवी जैसे कि आपने बताया कि बहुत देखते हैं, तो किस तरह के प्रोग्राम? क्रिकेट देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, मूवीज देखते हैं, क्या अच्छा लगता है देखना? मैं क्रिकेट डेफिनेटली देखता हूँ, और ख़ास तौर पे आजकल ज़रूर पाकिस्तान के सारे मैचेस देखने होते हैं जो मुल्क से बाहर हो रहे होते हैं। फिर दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मैं ड्रामाज इतने नहीं देखता। अच्छा। अच्छे टॉक शोज देखता हूँ, पॉलिटिकल शोज देखता हूँ, और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट देखता हूँ। टेनिस मुझे बहुत पसंद है, क्रिकेट के अलावा फुटबॉल मुझे बहुत पसंद है, तो ये स्पोर्ट्स के हवाले से ये देखता हूँ। और फिर जो अच्छे टॉक शोज हैं, पॉलिटिकल टॉक शोज और दूसरे जनरल सोशल टॉक शोज, वो मैं काफी शौक से देखता हूँ। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? पॉलिटिक्स में एज सच ये इंटरेस्ट नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा बनूं, लेकिन इस हद तक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि मैं मुल्क में क्या हो रहा है, हम क्या प्रोग्रेस चल रही है, और एज अ पाकिस्तानी मैं फील करता हूं कि हम सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं, हमें कितना आगे जाना है, कितना बेहतरी की तरफ जाना है। और कभी कभी पॉलिटिकल डिस्कशन जो होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं, और कभी कभी बहुत बेकार होते हैं। अच्छा मोहसिन साहब, जो मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, जानते हैं कि आजकल मुल्क में क्या सूरत हाल है, कैसी चीजें चल रही हैं, उनसे मैं व्यू लेती हूँ कि करंटली वो क्या लैकिंग फील करते हैं हमारी कंट्री में, जो एक डिस्ट्रक्शन सी हो रही है, बुराई की तरफ जा रहा है हमारा मुल्क, रादर देन कि वो आगे बढ़े, अच्छे उस राह में नहीं चल रहा। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसी लैकिंग्स आप फील करते हैं? देखिए, मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं खुद कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैंने जो क्रिकेट के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, शोहरत दी, फिर शोबिज़ में भी मैंने काम किया। पॉलिटिकल लोगों से मेरी सलाम दुआ है एज अ फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात कि मैं फील करता हूं कि जो चीज़ हम लैक कर रहे हैं इस वक्त, जो चीज जिसकी वजह से हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, वो नेशनलिज्म। मैं दूसरे मुल्कों में काफी गया हूं क्रिकेट की वजह से, शोबिज़ की वजह से, और मैंने जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क देखे हैं उनमें सबसे एक मेन चीज जो पाई है वो नेशनलिज्म है। हम लोग वो लूज कर रहे हैं, हमें वो लूज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जब तक आपके अंदर एक नेशनलिज्म नहीं आएगा, और मैं इसे बड़े फख्र से ये बात कहूंगा, इसको ये ना कोई समझे कि मैं कोई बड़ाई जता रहा हूं, बल्कि मेरा फर्ज बनता है जो मैंने किया है, जो मैं बताने जा रहा हूं। मुझे दूसरी कंट्रीज की नेशनलिटी ऑफर थी, मैंने रिफ्यूज कर दी। मैंने कहा कि पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ हूं, पाकिस्तान ने मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत दी है, जो कुछ भी है मैं पाकिस्तान की वजह से हूं, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन रिटर्न पाकिस्तान को, अपने मुल्क को भी कुछ दूं। और मैंने इसी वजह से बाहर में गया, क्रिकेट की वजह से, शोबिज़ की वजह से काफी मुल्कों में गया। आप यकीन कीजिए, मुझे 2-3 कंट्रीज की सिटीजनशिप भी ऑफर हुई, लेकिन मैंने वो नहीं एक्सेप्ट की, और मैंने यही फैसला किया कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, अपने मुल्क में रहूंगा, अपने मुल्क की खिदमत करूंगा, जिस तरह भी क्रिकेट के जरिए है, किसी और तरीके से। लेकिन मैं लिटरली ये फील करता हूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए हमारा मुल्क एक छोटा सा लेकिन बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ा प्यारा मुल्क है, लोग बहुत अच्छे हैं। हम जज्बाती जरूर हैं, हम लोग, हमारे लोग जज्बाती हैं, इमोशनल हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। इतने अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के कि इतने अच्छे लोग दुनिया में और जगह मिलना
बहुत हेल्पफुल भी हैं। अगर आप कहीं बाहर कंट्री में जाते हैं और आप किसी से पूछें कि ये एड्रेस बता दो या यहाँ जाना है, ये हमें गाइड कर दें, ये बाहर मुल्कों में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप यहाँ किसी से पूछें, आपको कम्प्लीटली अगर वो जानते होंगे तो हेल्प आउट करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अच्छे लोग हैं हमारे मुल्क के, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं आपको ये इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि कोई अपना या अपने पाकिस्तानियों का दिल खुश करना चाह रहा हूँ। जो मैंने ऑनेस्टली दुनिया घूमी है, थोड़ी बहुत देखी है, एंड आई टेल यू व्हाट, पाकिस्तानीज बहुत अच्छे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं। मेहमान नवाजी, इज्जत करना, सबसे बड़ी बात माशरे में एक मेल और फीमेल में जो एक इज्जत का जो एक चीज होती है जो आपको दूसरे मुल्कों में देखने में बहुत कम मिलती है, उस चीज को। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट खूबसूरत और आपके लिए लेकर आई हूं वक्त के साथ का एक नया एपिसोड। व्यूअर्स, बहुत जल्द मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलवाने वाली हूं, लेकिन आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक खातून है। और यकीनन मैं आपको ये स्टेटमेंट देना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर के वक्त के साथ में आज मेरे सामने वाली सीट पर एक खातून बैठने वाली है। क्योंकि देखें, आज का ज़माना जो है वो ऐसा आ गया है कि ख़वातीन जो है वो शाना बशाना मर्दों के साथ काम कर रही हैं, और ख़ास तौर पे वो औरतें जो पॉलिटिक्स में हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। आई रियली अप्रिशिएट देम। आज की जो हमारी गेस्ट है वो 168 के हाउस में से एक जनरल सीट पर हैं, यानी कि इलेक्शंस लड़कर आई हैं, और यकीनन ये उनके लिए एक बहुत खुशी की बात है। और इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी हैं। पाकिस्तान में कल्चर से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनकी ये कोशिश है कि वो कल्चर को जो है वो हमारे पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करें। और यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है सस्सी पलीजो साहिबा। आइए उनसे हम आज मिलेंगे, पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे, और आज का प्रोग्राम यकीनन इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एक खातून गेस्ट है। सो स्टे विद अस। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, फाइनली हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर सिंध असेंबली में, और सस्सी पलीजो साहिबा ने हमारे लिए टाइम निकाला है। काफ़ी दिनों से इनके साथ प्लान आउट हो रहा था कि इनका इंटरव्यू होना है, लेकिन शी हैज़ बीन सो बिजी एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर कि फाइनली उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वक्त का भी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि सिंध असेंबली में आप यहाँ पर मौजूद हैं, और आपका यहाँ पर जब हम आए तो क्वेश्चन आवर भी चल रहा था, तो उसके बारे में हमें बताएं कि क्या होता है, किस तरह का सेशन होता है, आपसे सवालात होते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, आज हर डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चन आवर होता है जब सेशन शुरू होता है। तो आज फ्राइडे का दिन है। आज मेरे डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस भी थे और बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने तकरीबन सबके सारे जवाब दिए। और अमूमन मैं सारे जवाब देती हूँ, डिपार्टमेंट देता है, और कोई भी चीज़ मिसिंग हम नहीं छोड़ते, मुकम्मल करते हैं। मिजाज में भी वो बात है, तो इस वजह से कोशिश यही होती है कि डिपार्टमेंट के हवाले से भी मुझे खुशी है कि आप उस तारीखी सिंध असेंबली की न फ़कत अहाते में हम और आप मौजूद हैं एक साथ, लेकिन ये लाइब्रेरी भी काफ़ी कदीम है जी। और यहाँ बुक्स आप देख रही होंगी, हाँ। काफ़ी बुक्स जो है वो कायद मोहम्मद जिन्ना के, क्योंकि उन्होंने भी यही वज़ीर आज़म साहब से भी, लियाकत अली खान से जो लिया था हल्फ, और हमने भी, हमें फ़ख्र है कि इसी बिल्डिंग में लिया है। पाकिस्तान की पहली रेजोल्यूशन भी साईं जी एम सईद ने और दूसरों ने पेश की थी। तो काफ़ी एक इसका एक अहमियत है, एक इसका अपना मिजाज है, नो डाउट। और थैंक यू, आपकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका अमूमन मिला। यहाँ आती हूँ, बैठती हूँ, टाइम होता तो अखबार भी पढ़ लेते, वरना तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या जो पहले रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बुक्स होती थी या जो रिकॉर्ड है वहाँ उन बुक्स के लिए आते हैं, और अपना कोई डिपार्टमेंट की फाइल वगैरह बीच में देखनी होती है उसके लिए भी, या कुछ और बुक चाहिए होती है। लेकिन ये हमारी अहम एक लाइब्रेरी। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो शाह लतीफ़ का जो बुक है, ये भी तकरीबन 1 साल पहले मैंने ही डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ इसको गंज कहते हैं हम, शाह लतीफ़ के सारे सुर मुकम्मल है। तो मैंने कहा एक चीज़ की कमी है यहाँ बुक्स भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रिकॉर्ड असेंबली के जितने भी इससे पहले मुख्तलिफ टेन्योर में रहे हैं
वो भी है, जिन्ना साहब की तस्वीर भी है, इल्म अदब सब है रिसर्च के हवाले, लेकिन शालती की कमी थी। आपका ताल्लुक भी कल्चर से है, तो कल्चर से आपने बिल्कुल। कहा कि तो हमने लाइब्रेरी में गिफ्ट कल्चर की कमी है। स्पीकर साहब को गिफ्ट की और लाइब्रेरी में रखी गई है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो नॉर्मल दिन आपका कैसे होता है? आज जैसे क्वेश्चन आ रहा था, आपने यहाँ आना था, वैसे भी आप यहाँ डेली आती हैं कि ओकेजनली आती हैं? कैसे दिन गुजारती हैं? असेंबली में तभी आना होता है जब सेशन में हो असेंबली, और वरना ऑफिस होता है। मैं आपको बताऊं कि मैं रिजर्व सीट पे नहीं हूँ, मैं जनरल सीट पे हूँ, मेरा अपना हल्का है, पार्टी की मेहरबानी है। मोहतरमा साहिबा ने सिंध में सूबाई असेंबली में फ़कत एक ही मेरी वाली सीट जो है वो जनरल सीट पे किसी खातून की दी थी, और मुझे फ़ख्र होता है अगर मैं मिनिस्टर ना भी होती तो 168 के ऐवान में वाहिद खातून होती जो कह सकती कि भाई मैं रिजर्व सीट पे नहीं, लेकिन अब मेरा वोट लेकर, और एक इलेक्शन तो नहीं थी, जंग थी एक, वो लड़कर आए पीपल्स पार्टी के जालों ने। बड़ी एक मेरा हल्का भी काफ़ी सेंसिटिव और क्रिटिकल रहा है। कराची जैसे आप क्रॉस करेंगे तो सस्सी ब्रिज, सस्सी टॉल से आप जाएंगे तो मेरा हल्का शुरू हो जाता है आगे से। दाबेची कराची को पानी भी मेरे हल्के से गुजर कर, मेरे ज़िले से गुजर कर यहाँ आता है, उसको भी हमने ही मैनेज और मेंटेन करना पड़ता है, उसकी सिक्योरिटी से लेकर सारी चीज़ें। और बिजली के हवाले से भी सारा सिस्टम वहीं से आता है। दाबेची, घारो, मिल एरिया है, एक गेट पे है कोस्टल बेल्ट का भी जो बॉर्डर है इंडिया का भी, और हमारे लिए काफ़ी अहम जगह है। ज़िले के हवाले से भी, मुल्क के हवाले से भी काफ़ी पोटेंशियल है, पोर्ट के हवाले से भी, और एक जैसे समुद्री जगह होने की वजह से फिशिंग भी वहाँ होती है। हम काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे माहीगीर। सारी जो पट्टी है 200 किलोमीटर प्लस में कराची से शुरू होती है, तो ये कैटी बंदर, शाह बंदर, जाती और साइक्लोन भी आते हैं यहाँ। फ्लड में भी मेरा हल्का ज़िला बुरी तरह हिट हुआ था, क्योंकि सारे पाकिस्तान का पानी आखिर में यहाँ आकर गुजर कर फिर समंदर में जाना था। तो वन कैन इमेजिन कि कितना हमने वो बार बर्दाश्त किया होगा। 8 लाख लोग जो है उनको नकल मकानी करनी पड़ी, लेकिन हमने अमवात को बढ़ने नहीं दिया और पूरी कार्रवाई की, और खुद वहाँ मौजूद रहे। आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन रही है सैलाब के हवाले से, पार्टी की रही है कंट्रीब्यूशन, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अभी भी कल भी हमारी ब्रीफिंग असेंबली इजलास के बाद ही हुई थी इरिगेशन के, कि अब रिहेबिलिटेशन और ये बंदों की पुश्तों की मरम्मत के हवाले से एक जहाँ इतनी बड़ी फंडिंग भी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से, वहाँ हमने उस काम को भी देखना है, निगरानी करनी है, और फ़कत ब्यूरोक्रेसी पे नहीं डिपेंड करना है। तो स्पीकर साहब ने यहाँ एक ब्रीफिंग भी यहाँ अरेंज की। और तो असेंबली में फ़कत कहने का मतलब ये है कि फ़कत सेशन नहीं होता, सेशन भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ ब्रीफिंग मीटिंग्स स्पीकर साहब की तवज्जो से या मुख्तलिफ और पिलडाइट जैसे इदारे और NGOs वो भी आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, अपोजिशन के मेंबर से और हमसे भी। तो अपोजिशन चैम्बर भी इस तरफ है और CM चैम्बर भी इस तरफ है जहां हम बैठते हैं। क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट थे आज मेरे, आपने जैसे किया, और उसके मोहनजोदड़ो पे था, माउंटा पैलेस पे था, और कल्चर कॉम्प्लेक्स के हवाले से था। तो अच्छा, तो इतने सारे क्वेश्चंस जब आपके पास आते हैं तो कैसे इतना स्पॉन्टेनियस होकर जवाब देती हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तनकीद भी कर रहे होते हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले भी अगर आते हैं आपके इंटरव्यूज लेने, तो वो फलां ने ऐसा कहा, आपके बारे में ऐसा कहा, तो गुस्सा नहीं आता सुन के? किस तरह जवाब देती हैं? नहीं, मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट इस हवाले से कि मैं मीडिया से थोड़ा सा भागती हूँ, थोड़ा सा। मैं काफ़ी मुझे पता है काफ़ी मेरे भाई और बहनें उर्दू सिंधी चैनल्स की जो हैं मुझसे नाराज़ भी हैं। मैं मीडिया की शौकीन नहीं हूँ। ज़रूरत बिल्कुल पड़ी डिपार्टमेंट के हवाले से भी तब स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जारी करते हैं। मैं कोई PRO हर वक्त अपने साथ भी नहीं रखती, और हर वक्त मेरे टिकट्स भी आपने हर वक्त नहीं देखे होंगे। ज़रूरी हो किसी डिपार्टमेंट के हवाले से, ज़िले के हवाले से, उसमें भी कोशिश होती है। और हर वक्त या TV पर मुझे शायद हर किसी का मिजाज मुझे पसंद नहीं है कि बार बार आया जाए। ज़रूरत हो तो, लेकिन एक क्रेज़ ना हो। लेकिन अवामी तबीयत है वैसे मेरी। और आपकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि आपको लोगों को भी अवेयर कराना ज़रूरी है कि क्या उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। बल्कि इसके बावजूद मेरे हल्के के भी काफ़ी लोगों को शिकायतें, अभी भी मैं गुज़श्ता हफ्ते भी गई
ब्रीफिंग लेने, जो बंदों पे काम शुरू होने वाला है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से फिर एक दो रोड के इफ्तिताह थे, अभी परसों में जाऊंगी, लाइट के भी जो स्कीम्स मेरी कंप्लीट हुई है, या कुछ और मसाइल। तो लोगों ने कहा कि अपोजिशन में आप ज़्यादा टाइम देती थी, और ये वजह कहते हैं क्योंकि अभी फ्लड के दिनों में तो खैर 3 महीने में मैं हेडक्वार्टर पे, क्योंकि मैं चेयरपर्सन भी रही रिलीफ कमेटी की, और बहुत बड़ी यहाँ ब्रिज की वजह से तबाही भी आई, उसमें भी काम हो रहा है। लेकिन अपोजिशन में हर वक्त उठना बैठना धरना वरना सब साथ होता था, और उस वक्त भी छट्टा और थप्पार के पूरे सिंध में विक्टिमाइजेशन थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ। लेकिन मेरे जिले में मेरी एक सीट थी फकत, तो 9 तालकों का बार आप समझ सकती हैं, लोगों की बेल कराने, उनके लिए दौड़ना और उनके लिए काम करना, जो जिम्मेदारी पार्टी की और होती है। असेंबली में या मुजफ्फर शाह मुझे बोलने नहीं देता था, काफी दफा मुझे असेंबली से निकालने के अहकाम जारी किए उसने। अपने जिले में मैं मेरे ख्याल में उन एमपीएस में से हूँ जो जब एमपीए थी तभी मुझे गिरफ्तार करके अपनी पुलिस, यानी अपनी तो नहीं कह सकती, उस वक्त जो हमारे अपोनेंट्स थे शिराजी साहिबान, तो अपने थाने पे भी जिले की मैं रही हूँ, और 6-7 दफा जो मुख्तलिफ अपने कारकुनों के साथ रावलपिंडी और जेल में भी रहे। तो टफ तो हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड फैमिली का भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि मिनिस्टर होने के बाद ऑफिस में तो काम होते हैं, लेकिन अवामी तौर पर कोशिश करते, पार्टी की भी ख्वाहिश, सदर साहब की भी इंस्ट्रक्शंस यही है कि आवाम में ज्यादा आप हमारे एमपीएस और एमएनएस जो है नुमाइंदे वो करें, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कभी हो जाता है। एज औरत आप जो है वो देखें ना, अल्लाह ने औरत को तो बड़ा नाजुक और इतना टफ नहीं बनाया। एज औरत आप काम कर रही हैं, यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी हैं, इतना जाना आना, आवाम की खिदमत, ये वो, तो कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज तो मैं अपोजिशन इतनी कड़ी देखी, जो मोहतरमा साहबा एग्जाइल में थी, उन पर रेड वारंट रोज जारी होते थे, जबरदस्त विक्टिमाइजेशन, आसिफ साहब जेल में, और हमारे मैं अपने जिले की फिर मिसाल दूँ, खुद मुझ पर भी दहशतगर्दी के 7 थानों पे मुख्तलिफ केसेस थे। एक ट्रेन जलाने के आखिर में केस था, वो भी वो करना चाहते थे, तो वो तो बच्चे छोटे जो हल्के की पीपल्स पार्टी के, उस पर भी दहशतगर्दी के केस, जो लोग मर गए थे उनके भी नाम 1,20,000 तो फकत लोगों को शामिल मेरे जिले में किया गया, और उनमें से अक्सर एजेंट थे हमारे इलेक्शन के, उनको लेकर सजावल में उल्टा लटकाया जाता था। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई विक्टिमाइजेशन की सियासत नहीं, अब वो लोग सामने हमारे चल रहे हैं, लेकिन हमने कोई भी झूठे केसेस करके, अगर कोर्ट किसी को सजा देती वो अलग बात है, उस हवाले से हमारा वो मिजाज नहीं रहा। और मुझे खुशी है कि मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से भी ताल्लुक है, मेरी अम्मी भी जेल में रही है, सिंध की पहली खातून थी जो जेल में गई थी, काफ़ी अरसा रही मुख्तलिफ जेलों में। मेरे ताया भी जो है वो 11 साल जेल में रहे, कोट लखपत में और दूसरी जगहों पे। तो रावलपिंडी की जेलें हों या ये हो, फैमिली की सारी खवातीन मर्दों की हमारी देखी हुई है। एमआरडी की मूवमेंट में पीपल्स पार्टी जब लीड कर रही थी मोहतरमा साहबा, मुख्तलिफ और भी पार्टीज उनके साथ थी, तो सिंध में बड़ा कंट्रीब्यूट उसका रहा है सिंध का भी। तो वो टफ होना वो तो अब समझो कि जीन्स में ही आ गया है। अब बात यह है कि लेकिन तबीयत फ्लेक्सिबल है, कोशिश करती हूँ और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, और हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है हमारा। लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लोग कहते हैं हमारे काम जल्दी हो जाएं, और पीपल्स पार्टी से वैसे भी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, और काफ़ी अरसे तक एम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं रही है, एनर्जी क्राइसिस है, रूरल और अर्बन एरियाज में बहुत बड़ा गैप है डेवलपमेंट के हवाले से दूसरे। तो इन सारी चीज़ों को मल्टीपल एक टास्क है, उसको देखना है।